द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा के तहत आज हमें एक बेहद संवेदनशील विषय पर एक बार फिर बातचीत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बातचीत देश और दुनिया से जुड़ी हुई है, पर देश की सियासत से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हम एक बार फिर कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। कोरोना के संदर्भ में हमें मिली जुली खबरें, दुनिया के संदर्भ में बहुत ज्यादा चिंता पैदा करने वाली और देश और प्रदेश के संदर्भ में आशान्वित करने वाली। देश के संदर्भ में खबर ये आई कि 20 दिसंबर 2022 को देश में कोरोना के कुल 3,490 मरीज पाए गए। कुल 3,490 एक्टिव केस इस समय देश में है। यह पिछले 2 साल में सबसे कम संख्या है मरीजों की, तो हमारे लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खबर ये आई कि यहाँ पर 0 कोविड मरीज अब रह गए, अर्थात छत्तीसगढ़ से कोविड पूरी तरीके से खत्म हो गया। पर इसके उलट दुनिया के संदर्भ में खबर ये आ रही है कि महामारी एक बार फिर व्यापक स्वरूप ले रही है। पिछले 7 दिन में दुनिया के तमाम देशों में 10 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। चीन, यहाँ के संदर्भ में माना जाता है कि इस कोरोना की शुरुआत हुई जबरदस्त तरीके से महामारी की चपेट में। चीन में लगभग हालात वैसे हैं जैसे हमने अपने यहाँ पर 2020-2021 में पहली और दूसरे दौर की महामारी के दौरान देखे थे। सारे अस्पताल खुल हैं, सारे शमशान खुल हैं, लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, माएं अपने बच्चों को लेकर मारी मारी घूम रही हैं, शमशान गृहों में कतार लगी हुई है। बीजिंग जैसे शहर में 24 घंटे शमशान में अंतिम संस्कार किया जा रहा है, पर इसके बावजूद भी लोग कतार में लगे हुए अपने परिजनों की बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही हालात जापान के संदर्भ में है, कोरिया के संदर्भ में है, जर्मनी के संदर्भ में है और अमेरिका जैसे देश के संदर्भ में भी कोविड केसेस प्रतिदिन 10,000 से भी ज्यादा की रफ्तार से सामने आ रहे हैं। दुनिया दहशत में। चीन के संदर्भ में हालात जैसे बन रहे हैं उसके संदर्भ में विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अभी ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। तकरीबन अप्रैल में चीन में पीक आएगा और उसके बीच में 3 बार लहर आने की संभावना बताई जा रही है। तकरीबन 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 22 लाख से ज्यादा लोगों के जान गंवाने की संभावना है। इन सारी खबरों के बीच में देश में भी चिंता व्याप्त है और इसी के संदर्भ में आज देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा बाकायदा बैठक भी बुलाई गई और स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार के द्वारा यह दावा किया गया है कि हम पूरी तरीके से सतर्क हैं, सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ये सलाह सरकार के द्वारा दी गई है कि अब अगर आप भीड़ भरे इलाकों में जाते हैं तो वापस मास्क लगाकर जाएं। ये सलाह है, अनिवार्यता के संदर्भ में अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। साथ ही ये भी चाहा गया है कि कोविड का जो बूस्टर डोज है वो भी सभी वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया उन्हें लगवा लेना चाहिए। देश के संदर्भ में कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति है कि अभी तक 220 करोड़ डोजेज लग चुके हैं। अधिकांश लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज का जहां तक मामला है उसमें केवल 27% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाए, अर्थात बूस्टर के संदर्भ में कहीं ना कहीं चूक है, कमी। एक खबर साथ में ये भी आई है कि जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट है उसका एक नया म्यूटेशन आया है BF7 के रूप में। यह बेहद घातक है और बड़ी तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। एक मरीज 18 अन्य मरीजों को तुरंत संक्रमित कर दे रहा है। लिहाजा जो केसेस के दुगना होने तिगुना होने की लिए दिनों का या सप्ताह का इंतजार होता था वो अब घंटों में तब्दील हो रखा है। तो इन सारी खबरों के बीच में एक राजनीतिक मसला भी। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा बैठक तो बुलाई ही गई, पर इसके साथ साथ देश के प्रमुख प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी उन्होंने एक पत्र लिखा और वह पत्र सीधे राहुल गांधी को संबोधित था और राहुल गांधी को यह बताया गया कि कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं, दुनिया में बड़ी चिंता व्याप्त है और कुछ सांसदों के द्वारा आपकी यात्रा को लेकर भी चिंता जताई गई है, तो बेहतर होगा कि देश हित में आप इस यात्रा को स्थगित कर दें। कांग्रेस पर बेहद नाराज है। कांग्रेस का मानना है कि इस यात्रा की सफलता से चिढ़कर, खींचकर, झुंझलाकर इस आशय का पत्र लिखा गया है। कांग्रेस ने पलटवार किया और जानना चाहा कि देश के प्रधानमंत्री जो इतने कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं उनमें कौन से मास्क का इस्तेमाल किया, कौन सा कोविड प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया। साथ ही बात तो यहां तक आ गई है कि अगर आप राहुल गांधी की यात्रा को रुकवाना चाहते हैं तो अभी अगले माह जनवरी में इंदौर में विशाल प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके स्थगन के लिए आदेश कब सरकार निकालने वाली है। तो आज हम इन दोनों मसलों पर ही बात करेंगे। पहले देश दुनिया के संदर्भ में बात करेंगे और उसके बीच में इस सियासी मसले पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और देश दुनिया से जुड़े हुए, इंसानियत से जुड़े हुए, इंसानी जीवन से जुड़े हुए इस मसले पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस
बीमारी को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि बी सेफ, बी स्मार्ट, बी काइंड, अर्थात सुरक्षित रहे, होशियार रहे, दयालु रहे। डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस के द्वारा ये बात कही गई। कुल मिलाकर इसमें सब कुछ अंतर्निहित है। इसमें चाहा गया है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरे लोग संक्रमित न हो, इसके संदर्भ में भी होशियारी बरतें, समझदारी का परिचय दें, और साथ ही जो लोग किसी भी रूप में अगर प्रभावित हो जाते हैं तो उनके प्रति सद्भावना रखें, दयालु बने। हम इस विचार को अपने जहन में न केवल रखते हुए बल्कि संकल्प के साथ इसे हम व्यवहार में भी परिणत करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक भी और साथ ही चिकित्सक भी हैं। हमारे साथ में डॉक्टर एम.सी. मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली के। साथ ही डॉक्टर अनिल गोयल सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। साथ ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम टी.एस. सिंहदेव जी से करेंगे। सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खबर 0 कोविड पेशेंट। दूसरी खबर दुनिया के संदर्भ में एक सप्ताह में 10 लाख से ज्यादा मरीज। कहां खड़े हैं हम लोग? कितना चिंतित या कितना निश्चिंत? थोड़ा आपसे रोशनी मिले इस पर। जी हिमांशु जी, प्रणाम आपको, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम और सभी दर्शकों को भी प्रणाम मेरी ओर से। ये समय पे आपने हमेशा की तरह एक संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा रखी है। जब हम पुनः एक संभावित लहर के पूर्व के दिनों में शायद अपने आप को पाते हैं। भारत में 5वीं लहर अभी आई नहीं है, लेकिन पहली लहर भी आई थी तो विदेशों के माध्यम से ही आई थी, क्योंकि कोरोना के पहले प्रकरण देश के बाहर हुए। तो चाहे देश के नागरिक चाहे पर्यटक जो देश में आए वो कोरोना को लेके आए। आज विश्व में वैसी ही स्थिति फिर से बनती हुई दिख रही है कि चीन में कहा जा रहा है कि लगभग 60% आबादी को कोरोना हो जाएगा और 15 लाख लोगों की मृत्यु की संभावना वहां व्यक्त की जा रही है। और आपने वहां की भगदड़ और शमशान घाटों की स्थिति के बारे में भी वर्णन किया। अन्य देशों में भी ये बात कोरोना की फिर से आ रही है। ओमिक्रॉन से अलग कोई नया वेरिएंट अभी ध्यान में तो नहीं आया है वैज्ञानिकों के। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो आपने बात कही कि कल कोरोना के पहले केस मिलने के बाद पहले बार ये स्थिति बनी है कि छत्तीसगढ़ में 0 एक्टिव केसेस कोरोना के हो गए हैं। उससे जहां कुछ हद तक संतोष भी लिया जा सकता है, दूसरी तरफ सावधानी भी इस बात की बरतनी चाहिए कि 0 एक्टिव केसेस वर्तमान टेस्टिंग के हिसाब से हैं, जो बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में अभी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है और उससे ये मान लेना कि कोरोना ही समाप्त छत्तीसगढ़ में हो गया, ये शायद पूर्वानुमान लगाना होगा। ये गलत पूर्वानुमान लगाना होगा। कोरोना अभी भी छत्तीसगढ़ में हो सकता है वर्तमान स्थिति में भी, लेकिन ऐसी गंभीर अवस्था का उसका प्रिवेलेंस नहीं है कि कोई ज्यादा बीमार पड़ रहा हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो रही हो, सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन हो रही हो या मृत्यु हो रही हो कोरोना से। ये स्थिति हमको नहीं देखने को मिल रही। तो 0 टेस्टिंग पिछले 4-5 दिनों से जो टेस्टिंग हो रही है उसमें कोरोना के एक भी व्यक्ति को पॉजिटिव नहीं पाया गया। और अंततः जो हमारे एक्टिव केसेस थे वो भी कल 0 पे आ गए। लेकिन इससे ये मान लेना कि कोरोना छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, ये गलत धारणा होगी। पर वो सीरियस प्रकार का नहीं है, ये 100% सही है। उसमें कोई चिंता की बात वर्तमान स्थिति में नहीं है, ये 100% सही है। आगे के लिए आपने भी जैसे कहा, अंतरराष्ट्रीय तजुर्बा रहता है, आप दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसकी भी जानकारी रखते हैं। जब से कोविड आया और उसकी वैक्सीनेशन आई, तकरीबन हर सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी गंभीरता के साथ दुनिया भर में चलाने की कोशिश की। अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली, पर वैक्सीन के बावजूद भी दुनिया में जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं और गंभीर किस्म के केसेस भी आ रहे हैं, केवल सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है, लोग जान गंवा रहे हैं। और अब तो जो विशेषज्ञ हैं जिनकी पहले भी व्यक्त की गई संभावनाएं आने वाले समय में सही साबित हुई, वो ये कह रहे हैं कि 20 लाख लोग मर जाएंगे। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम वाकई बचाव की दृष्टि से प्रभावी है, या वैक्सीन होने के बावजूद भी अमेरिका जैसे देश में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का आना
क्या इस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सवालों के घेरे में खड़ा नहीं कर देता? जहां तक मेरा अनुभव है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, और जो भी डाटा राष्ट्र के स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरी जानकारी में आया, उसमें वैक्सीन से फायदा ही फायदा है, सिर्फ फायदा है, नुकसान नहीं है। कितने लोगों ने गंभीरता पूर्वक वैक्सीनेशन ली और कितने लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज लिया, बूस्टर डोज लिया, ये देश के अलग अलग देशों की मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि जहां दोबारा हो रहा है वो वैक्सीनेशन लेने के बावजूद हो रहा है, या कोई ऐसा नया वेरिएंट आ गया है जिसमें वैक्सीनेशन कारगर साबित नहीं हो रही है, ये अभी कहा नहीं जा सक रहा है। ये और विशेषज्ञों की जानकारी आ जाएगी। जैसा आपने शुरुआत में ये भी कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी देश के, उन्होंने एक डायरेक्शन कल ही जारी किया कि नए केसेस आए उनके जेनोम टेस्टिंग करा लीजिए। अर्थात अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई नया वेरिएंट आ गया है, लेकिन कोई भी नए केस कोरोना के आए तो जेनोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए, जेनोम टेस्टिंग करा लीजिए, ताकि कोई नया वेरिएंट आया हो जो आपने अभी बताया BA.7 इत्यादि नए वायरस का जो वेरिएंट आते जा रहे हैं, कई वेरिएंट आ गए हैं, उसमें उसके अलावा कोई ऐसा वेरिएंट तो नहीं आ गया है जिससे संक्रमण फैल रहा हो। लेकिन एक, वैक्सीनेशन जिनने नहीं लिया जरूर ले लें, पहला डोज, दूसरा डोज, और जिनने पहला दूसरा डोज ले लिया है बूस्टर डोज से मत कतराएं। बच्चों के भी कॉर्बीवैक्स आया था, 12 साल तक के बच्चों के लिए आया था, फिर उसके ऊपर के आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए भी जो डोज आए थे ये भी बंद से हो गए हैं, थम से गए हैं। लोग सीरियसली वर्तमान में अभी नहीं ले रहे हैं। तो हमको चाइना में जो पहला कोरोना के प्रकरण आए थे उसके बाद हमको 2-3 महीने मिले थे, तब देश में जब कोरोना पहुंचा तो हमने देखा हम तैयार नहीं थे और बड़ा जो लॉकडाउन करना पड़ा, इत्यादि करना पड़ा, इसीलिए करना पड़ा कि हम तैयार नहीं थे। आज वो सारे अनुभव हमारे पास हैं। आपने कहा कि मास्क पहनने के भी सलाह दे दी गई है, तो ये अनुभव हमारे पास हैं। इन अनुभवों के साथ अगर आम नागरिक भी जिम्मेदारी अपनी मान के, सबसे पहले अपने लिए शायद, और उससे साथ साथ जिनके हम संपर्क में आएंगे अपने करीबी लोगों के लिए हमारे माध्यम से ना हो जाए, तो जरूर इसको अपनाना चाहिए। मैं आज भी जब भी मेरे को सर्दी खांसी होती है, मैं बाकायदे टेस्टिंग वालों को बुला के मैं कोरोना का टेस्ट कराता हूँ, RAT भी कराता हूँ, और RAT अगर नेगेटिव आया तो RT-PCR टेस्ट भी कराता हूँ। तो एक सलाह है मेरी कि जिनको सर्दी खांसी हो और खास करके अगर बुखार के लक्षण हैं तो आप प्लीज टेस्ट तो करा लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के जो डाटा आए हैं कि 0 हमारे केस हो गए हैं, अभी हमारी टेस्टिंग कितनी हो रही है? 1200, 1500, 2000, इससे ज्यादा टेस्टिंग हमारी नहीं हो रही है। तो इससे कई जिलों में 0 टेस्टिंग हो रही है। तो उससे पूरा आश्वस्त मत होइएगा। कोई भी लक्षण हमको आए तो टेस्टिंग जरूर करा लीजिए। चिंता वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर थी सिंधिया साहब, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी हैं। मुझे अपने बाकी पैनलिस्ट से, खासतौर पर 3 चिकित्सकों से बात तो केवल और केवल इस बीमारी के संदर्भ में करनी है, पर देश में बीमारी और सियासत साथ चलती है। आपने बताया कि सब लोग चिंता करें। देश को स्वास्थ्य मंत्री ने भी सलाह दी है, आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दें, कोविड के कारण कर दें, कोविड की संभावनाओं के चलते कर दें। क्या कहते हैं सिंधिया साहब, इस सलाह के संदर्भ में अमल करने योग्य है सलाह, या इसके संदर्भ में बतौर कांग्रेस नेता आपका कोई नजरिया? पहला तो मेरा निवेदन देश के सभी नागरिकों से और जिम्मेदार राजनीतिक दलों के जिम्मेदार साथियों से यही रहेगा कि कोरोना या इस प्रकार की महामारी में, संभावित महामारी में, राजनीति ना लाएं। इसको राजनीतिक चश्मे से ना रंगे, वरना जो उसके परिणाम होते हैं कई बार दूरगामी परिणाम घातक भी होते हैं, नुकसान नागरिकों को होता है। राजनीति से ऐसी चीजों को एकदम दूर रखें। कार्यक्रम ना हो तो किसी के कार्यक्रम ना हो, कार्यक्रम हो तो एक जानकारी के साथ हो कि हम भाग ले रहे हैं। देश में अभी कोरोना के ऐसे केसेस नहीं हैं, लेकिन हमको मंत्री जी ने भी कहा है कि भीड़ भाड़ की जगह में मास्क पहन के जाइए, तो मास्क पहनना चाहिए। हम राहुल जी की यात्रा में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सभा में जा रहे हैं, कोई दूसरे आयोजन में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो मास्क पहनने में कोई हर्जा नहीं है। मास्क पहनने को एक आदत बतौर भी बना लें तो अच्छा रहेगा। राजनीति से इसको एकदम दूर रखना चाहिए। कांग्रेस भाजपा के लिए ऐसी महामारी में या ऐसी स्थितियों में कोई जगह नहीं है, ना होनी चाहिए। तो सिंह साहब बहुत स्पष्ट है कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है,
और दूसरा उनका आग्रह है कम से कम इस महामारी को सियासत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संक्षिप्त में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, पर हम विशेषज्ञों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ में डॉक्टर एनसी मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी लगातार इस कोविड काल के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे जब जब हमने याद किया। मिश्रा साहब, एक बार फिर आपको याद करने के लिए हम मजबूर हैं, देश के नहीं दुनिया के हालात के चलते। थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं आप कितने अचंभित हैं इस लहर से। अचानक दुनिया ऐसा महसूस करने लगी थी कि अब कोविड अतीत की बात हो गई, हम उससे उबर गए, अब ऐसी परेशानी नहीं रहेगी, आराम से जिए, मजे में रहें। नए साल के जश्न का दौर आ रहा है, होटलों में जगह नहीं है पैर रखने की। अब अचानक इस प्रकार की महामारी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, हो क्या गया अचानक हमारे साथ ये? शायद म्यूट कर रखा है मिश्रा साहब, मैं आग्रह करूंगा इसे अनम्यूट कर दें आप। धन्यवाद। आई थिंक सिंहदेव साहब ने बहुत सुंदर तरीके से सब वर्णन किया है हर परिस्थिति का। मैं समझता हूँ वो एक्सपर्ट से भी अच्छा वर्णन कर लेते हैं। जैसा मैंने देखा है पिछले 2 वर्षों में, बहुत ही परिपक्व तरीके से अपने विचार रखते हैं और उनके सभी विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ, चीन में जो हालात बने हैं वो उससे मुझे कोई अचंभा नहीं है। पहले तो चीन पे बहुत हम विश्वास नहीं कर सकते। क्या वहां से खबरें आती हैं, क्योंकि छन छन के आती हैं वहां से खबरें। सही खबर तो चीन से समाचार तो मिलता नहीं है। अब आपको याद होगा 2020 में वो अप्रैल में कोविड फ्री हो गए थे, ओपन अप हो गए थे, पार्टीज हो रही थी वहां पे, सारी दुनिया कोविड का तांडव देख रही थी, चीन खुशियां मना रहा था। और आज जब सारी दुनिया में नियंत्रण में है कोविड, ठीक है बढ़ा है, अमेरिका में भी बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका में भी एंटी वैक्सीन लॉबी वाले बहुत सारे थे, 15-20% लोग थे। कोरिया में भी बढ़ा है, जापान में भी बढ़ा है, ब्राजील में भी बढ़ा है। और सर्दियों के जब ये महीने आते हैं तो तरह तरह के वायरल संक्रमण बढ़ते हैं। ये हम लोग हर वर्ष देखते हैं, कोविड से पहले भी ऐसा होता था, कोविड के बाद भी होगा। और ये हमने आपके कार्यक्रम में भी ये कहा है कि कोविड वायरस, कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। वो हमारे बीच में था, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में रहेगा। क्या उसकी शेप होगी, क्या उसका संरचना होगी, क्या म्यूटेशन होगा, कब वो किस में गंभीर हो जाएगा। पिछले 6 महीने में भी मुझे मालूम है कुछ लोगों को संक्रमण हुआ है कोविड का, जिनकी हालत गंभीर हुई और उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई भारत में कोविड से। तो ऐसा नहीं है कि कोविड, जैसे सिंहदेव साहब ने भी कहा कि ऐसा मानना कि अगर केसेस कम हुए हैं तो कोविड नहीं है हमारे आसपास, ये कहना उचित नहीं है। चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ऐसा था कि संक्रमण अवश्य कर रहा था, लेकिन उसमें हॉस्पिटल में एडमिशंस नहीं बढ़े थे, गंभीरता नहीं हुई उस रोग की। फिर भारत और चीन में जो सबसे बड़ा फर्क है कि भारत में जो हमारा टीकाकरण अभियान है बहुत सुचारू रूप से हुआ, इसके बावजूद कि लोगों को बहुत संदेह था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ। और बूस्टर डोज भी 30% करीब लोगों ने ले ली है। उसके अलावा संक्रमण भी बड़ी संख्या में हुआ, तो उससे भी जो प्रतिरोधक क्षमता बनी है लोगों में और जो प्रोटेक्शन मिला है वो भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा। अगर मैं बीच में रोकना चाहता हूं, एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। पिछले एक सप्ताह में दुनिया में 34,84,000 नए मामले आए हैं कोविड के, और उसमें भी खास बात यह है कि 9,928 लोगों की मौत कोविड के चलते हुई है। एक बड़ा आंकड़ा आपके अनुसार, या कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं? और दुनिया में इतना बड़ा आंकड़ा है, हिंदुस्तान के संदर्भ में उल्टा है, हिंदुस्तान में केसेस ही नहीं है, कुल केसेस 3,500 रह गए देश में। इस उलट मासी के संदर्भ में थोड़ा रोशनी मिले, क्या ये हमारे लिए निश्चिंत रहने की बात है, या नई लहर की शुरुआत हमारे यहाँ पहले नीचे फिर ऊपर, तो आने वाले समय की आहट है? नहीं, हमको तैयार रहना चाहिए। बढ़ेगा संक्रमण तो किसी ना किसी रूप में आएगा, क्योंकि वायरस को आप एक बाउंड्री से रोक नहीं सकते। अगर लोगों का आवागमन होगा, यात्रा करेंगे लोग एक देश से दूसरे देश में, तो संक्रमण तो आएगा। किस रूप में आएगा, कितना आएगा, ये आवश्यक नहीं है कि जो लोगों ने प्रेडिक्शंस कंप्यूटर पे बैठ के किए हैं वो सही ही साबित हो। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहली वेव में भी हुआ था, लोगों के ज्यादातर प्रेडिक्शंस गलत हुए थे। दूसरी वेव में भी ज्यादातर प्रेडिक्शंस गलत हुए थे। ये मैथमेटिकल
जो कैलकुलेशन लोग कर लेते हैं जनसंख्या को अनुपात लगा के और गुणा भाग करके, बहुत गलत भी साबित हुए। किसी का ही विरला कोई संक्रमण होगा। अब जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने कितनी चर्चा की थी कि तीसरी लहर आएगी डेल्टा वेरिएंट के बाद। अक्टूबर निकल गया, दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर में ओमिक्रॉन का चला और फिर वो फरवरी मार्च तक आते आते वो भी ठीक हो गया। तो ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हाँ ये चिंता का विषय अवश्य है कि अगर इतने केसेस हैं और इतनी मृत्यु भी हो रही हैं तो ये एक चिंता का विषय अवश्य है। लेकिन हमारी परिस्थिति बाकी देशों के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी है। एक तो टीकाकरण होने की वजह से, दूसरे बहुत सारे लोगों को तीनों वेव्स में संक्रमण हो चुका है और अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है ओमिक्रॉन को भी। तो ये अगर हम माने कि जो नेचुरल इम्यूनिटी ओमिक्रॉन से मिली है, दूसरे वेव्स में मिली है, वो भी काम करेगी इसमें हम लोगों के सबके बचाव। साहब, भारत के संदर्भ में अपेक्षाकृत आशान्वित है कि हमारी स्थितियां गंभीर नहीं होगी। संक्रमण तो होगा, लेकिन उस संक्रमण के चलते जान का जोखिम हो ऐसा नहीं लगता है। मुझे जाना अनिल गोयल साहब के पास है, लेकिन उससे पहले मैं सिंधु साहब आपसे एक बात पर राय लेना चाहता हूँ। जब पहली वेव आई थी उस समय इस बात की देश में बड़े लोगों को शिकायत रही कि भारत सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए। दुनिया से फ्लाइट आ रही थी और फ्लाइट से ही हमारे यहाँ कोरोना के ये वेरिएंट आए। एक बार फिर दुनिया में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आपके पास कोई नजरिया है? क्या भारत सरकार से आग्रह करने की दृष्टि से कोई खतों किताबत आपका करने का इरादा है? क्या राय रखते हैं आप इस संदर्भ में? इसमें हम शिथिल हो गए हैं। अभी हवाई जहाजों में हम लोग भी जब यात्रा कर रहे हैं, पहले एयर होस्टेस अनाउंस कर देती थी कि भाई जिनने मास्क नहीं पहना है मास्क पहन लीजिए, वरना हाईकोर्ट का ऐसा आदेश है और आपको प्लेन से भी उतारा जा सकता है। पिछले महीने भर के अंदर में वो अनाउंसमेंट भी लगभग बंद हो गए, यानी हम उस नाते थोड़े शिथिल हो गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल में विशेष करके हमको सतर्क हो जाना चाहिए। अभी कई लोग बता रहे हैं जो विदेश से यात्रा करके आए कि हमने वहाँ टेस्टिंग कराई, लेकिन हमको यहाँ देश में किसी ने पूछा भी नहीं कि आप टेस्ट करा के आ रहे हो कि नहीं। वो टेस्ट करा के आए थे, लेकिन एयरपोर्ट में किसी ने नहीं पूछा। तो अब वो गलती नहीं करनी चाहिए। समय रहते हुए पुराने अनुभव के आधार पर, इसलिए मैंने उसको कहा था कि हमको ये सारी पद्धतियां चालू कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि चीन से आने वाले उड़ानों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसके संदर्भ में आपकी कोई राय? प्रतिबंधित तो नहीं, वो स्थिति नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने के लिए केसेस को आइडेंटिफाई कर सके, उनके मूवमेंट को सीमित कर सके, तो फैलाव कम से कम हो सके। इस बाबत अभी वैसी कोई चिंता नहीं है कि उड़ानों को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उड़ानों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन फिर से सुनिश्चित किया जाए, इसकी जरूर वो हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास डॉक्टर अनिल गोयल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव है, उनसे बात करने के लिए थोड़े अलग सवाल है। कोविड महामारी में बड़े पैमाने पर हमने अपने लोगों को नहीं खोया, बल्कि इन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को भी खोया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार इस संदर्भ में इश्यूज रेज कर रहा था। एक बार फिर पूरी दुनिया से चिंता में डालने वाली खबरें आ रही हैं। आईएमए इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए के साथ है, अपने डॉक्टरों के संदर्भ में किस नजरिए के साथ है, इसे जानने में दिलचस्पी है। अनिल साहब, देखिए, हम लोगों का बिल्कुल ये मानना है कि सर्विलेंस हमको बढ़ाना होगा। डॉक्टर्स के लिए भी सर्विलेंस बढ़ाना होगा, पेशेंट्स के लिए भी सर्विलेंस बढ़ाना होगा। और उसका तरीका क्या है कि जैसे अभी आपने इंटरनेशनल ट्रैवल की बात की, या जो हमारे यहाँ हम अपने डॉक्टर्स को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जो भी मरीज आपके यहाँ खांसी जुकाम बुखार आ रहे हैं, उनको आप पोटेंशियल कोविड समझिए। वो कोविड हो सकते हैं या फ्लू हो सकते थे, इसलिए उनका सबका RT-PCR करना जरूरी है। आप खुद अपने क्लिनिक में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, खुद आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, हैंड हाइजीन रखिए, और अपने मरीजों से भी ये इंश्योर करिए कि वो 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनकर आपके क्लिनिक में, आपकी ओपीडी में आए। आपकी इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, खास तौर से जो फीवर वाले हैं, उनके लिए हम एक फीवर क्लिनिक बनाने की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमने ये देखना है कि हमारे डॉक्टर्स ना बीमार हो, तो एहतियातन जहाँ भी टेस्टिंग की जरूरत है, ट्रैकिंग की जरूरत है, उनके ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके लिए हम लोग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, और आगाह कर रहे हैं उनको
कि ये इसी तरह है जिस तरह से हमने फर्स्ट वेव में देखा, और करीब 90 दिन लगते हैं। जब पहले ये बीमारी शुरू हुई चाइना में, उसमें करीब 90 दिन में वो देश में हमारे आती है। तो इसलिए जी हम लोग गवर्नमेंट को भी एक लेटर आईएमए की तरफ से लिख रहे हैं कि आप सर्विलेंस बढ़ाइए। डॉक्टर अनिल गोयल सफर में है तो इसलिए उनके साथ नेटवर्क की हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन उनका कहना साफ है कि हमें अपने सर्विलेंस को बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसबी श्रीवास्तव मौजूद है। इसमें जी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि पहले जब ये कोविड की वेव आई तो लोगों ने अपनी कई जरूरी सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया था डर के मारे, स्वयं डॉक्टर्स ने भी टाल दिया था। आपसे जानना चाहता हूँ कि बदले हुए हालात में मरीज एक बार फिर सशक्त रहेंगे, किस रास्ते जाए, कराए नहीं कराए, थोड़ा आप इस समय पर स्पष्ट करेंगे उन मरीजों के संदर्भ में जिनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा कमजोर रहता है, उनके लिए क्या सलाह है? लोगों ने तो डॉक्टर के दरवाजे पर चढ़ना भी छोड़ दिया था कि अभी थोड़े ही मरीज हैं, थोड़े ही बीमार है, ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास जाए और ज्यादा बीमार हो जाए। थोड़ा इस संदर्भ में रोशनी देंगे? जी हिमांशु जी, और अभी वैसी स्थितियां नहीं बनी है, ऐसा नहीं लग रहा है जी कि अभी इतना चिंता करने की जरूरत होगी। अभी मरीजों को जो इमरजेंसी है या जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं, ऑपरेशंस हैं, वो बराबर करवा सकते हैं। लेकिन जैसा सभी लोग कह रहे हैं यहाँ प्रबुद्ध जन जितने, कि प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और प्रिकॉशन हम लोग जो ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं या कैथ लैब में रहते हैं वो लोग भी बराबर लेते हैं। पहले शायद मास्क का प्रयोग उतना रिजिडली नहीं होता था, मगर कोविड ने शायद ये एक हम लोग की आदत भी सुधार दी कि जो हमारे स्टाफ हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति है जिसमें अब हम अभी चिंतित हों। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, शायद ये वो सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन बची हुई है जो पहले और दूसरी वेव में प्रभावित नहीं हुई थी, चाहे वो चाइना की पॉलिसीज के कारण या अन्य कारण से, या साइनोकेम की जो वैक्सीन है उसके उतने प्रभावी नहीं होने के कारण है। तो अभी उतनी चिंता का विषय है ऐसा नहीं लगता। लेकिन बात केवल चीन के संदर्भ में तो नहीं है ना इसमें जी, केवल चीन में केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत अच्छी अच्छी वैक्सीन भी बताया जा रहा था, तो अमेरिका में केस बढ़ रहे हैं। जापान के संदर्भ में वैक्सीन को लेकर कोई सवाल नहीं था उसकी गुणवत्ता को लेकर, लेकिन जापान में केसेस बढ़ा है। कोरिया और ब्राजील भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं। यूरोप के संदर्भ में जर्मनी को लेकर खबरें बहुत चिंताजनक आ रही। तो कुल मिलाकर वैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर सवाल तो है। जी हाँ, ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीन कितनी प्रभावी थी और इन क्षेत्रों में जो वैक्सीन लगी उनमें वो उनकी कितनी प्रभावी थी, वो जरूर एक शोध का विषय रहेगा। और इस संदर्भ में अगर आप अपने देश की स्थिति देखते हैं तो शायद बहुत अच्छी है, या एक तरह से ये सोच सकते हैं कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन थी वो उनको बीमारी हुई और उनमें से जो बच सकते थे वो बचे, जो नहीं बच सकते थे वो नहीं बचे। और अभी जो पॉपुलेशन बची है शायद वो इस रोग की उनमें प्रतिरोधी क्षमता जो है वो ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ एक तरह से उलट। तो जी वैक्सीन को लेकर शोध की बात तो कह रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा के पास जाऊं उससे पहले टीएस सिंहदेव से जिसे जानने के लिए मेरे पास एक और सवाल है। हमने 2 डोज देने के संदर्भ में जितना जोर लगाया था सिंहदेव साहब, बूस्टर को लेकर शायद हम उतने आग्रही नहीं रहे, इसीलिए बूस्टर के संदर्भ में हमारे आंकड़े बहुत आकर्षक नहीं है, प्रभावी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। सरकारी आंकड़ा बताता है तकरीबन 70% के करीब बूस्टर डोज लगा है। क्या वर्तमान हालात आपको बाध्य नहीं करते हैं कि एक नए सिरे से वैक्सीनेशन को लेकर मुहिम चलाई जाए देश के स्तर पर? और क्या छत्तीसगढ़ के स्तर पर आप चलाने के संदर्भ में कोई कदम उठाएंगे? ये जानने में दिलचस्पी है। तो बीच में तो खबरें ये आ रही थी कि वैक्सीन आगे पड़ी हुई है, उनकी मियाद पूरी हो रही है और वो खराब हो जाने वाली है, पर इसके बावजूद भी वैक्सीन सेंटर तो थे पर लगवाने के लिए लोग नहीं थे। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। आज ही हम लोग की कल से मीटिंग चल रही है स्वास्थ्य विभाग के डीएचएस के अमले से, यानी सिविल सर्जन और सीएमएचओस की मीटिंग चल रही है, डीपीएम की मीटिंग चल रही है, और उसमें भी मैंने इन बातों को रखा कि एक तो टेस्टिंग कम हो रही है, अब टेस्टिंग बढ़ाइए, और दूसरा वैक्सीनेशन जो थमसा गया है लोगों को प्रेरित करिए, खास करके जो बूस्टर डोज लोगों को लेना चाहिए वो उसके लिए उनको प्रेरित करिए। इसमें अंतर यही है कि
ये कंपलसरी नहीं है, और माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि सब तो ठीक हो गया, अब कोरोना तो चला गया, तो क्यों हमको वैक्सीन लगवा रहे हैं। और साथ में वो दुष्प्रचार कि ये इससे साइड इफेक्ट हो रहा है, वैक्सीन से कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, जो मेरे हिसाब से एकदम भ्रामक प्रचार बात हो गई है। तो इस बीच में और वैक्सीन एक्सपायर होने वाली है। मैंने 1 महीने पहले अपने अमले को कहा था, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कि केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख दें कि हमारे पास वैक्सीन हम नहीं लगा पाएंगे इस महीने के अंदर, और जनवरी में भी जो एक्सपायर होने वाली है तो हम वापस देना चाहते हैं, कहीं और भेज दीजिए। तो जवाब भी वही आया कि वही स्थिति सब जगह है, सब जगह सरप्लस वैक्सीन है और लगा लेने वाले बहुत कम हो जा रहे हैं, आ नहीं रहे। तो ये सही स्थिति है कि जागरूकता पुनः और फैलाने की जरूरत है, लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने दर्शकों से आग्रह कर सकते हैं कि कोविड को लेकर अगर आप ये निश्चिंतता के साथ हैं कि सब कुछ खत्म, अब कुछ चिंता करने की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया के हालात देखिए और इस हालात से समय रहते कदम उठाइए। और अगर बूस्टर डोज आपने नहीं लगवाया तो तुरंत पता कीजिए कहाँ लग रहा है और जाके लगवाइए। सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध है, पर आप लगवाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए देश दिक्कत में आ सकता है। पर मेरे साथ इस चर्चा को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक किरदार और जुड़ चुका है। नाम है उनका डॉक्टर विमल चोपड़ा। पेशे से चिकित्सक भी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, पूर्व विधायक भी है। तो जानना चाहते हैं, हमारी जो चर्चा चल रही थी विमल जी, देश की वर्तमान सरकार बड़ी चिंता करती है देशवासियों की। कोई भी नाजुक मसला हो, कोई मसले पर गंभीरता में पीछे नहीं रहती, पर उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी की कर रहे हैं। आपके माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को लेकर बातचीत करने, बैठक करने, देश के स्वास्थ्य तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करने के स्थान पर राहुल गांधी को पत्र लिख रहे हैं कि कोविड के संदर्भ में आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को तुरंत बंद कर दीजिए। ये इतना डर, इतनी दहशत, इतनी आशंका किस बात को लेकर? कोविड को लेकर या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की बनती छवि और उनके प्रति देश में पैदा होता हुआ आकर्षण? समझना मुश्किल हो गया। किससे ज्यादा डर गए आप लोग, कोरोना के वायरस से या राहुल गांधी की संभावित लोकप्रियता से? हिमांशु जी, ऐसा है, देश में वो घबराहट वाली कोई स्थिति नहीं, किसी प्रकार से कोरोना को लेकर के पैनिक होने की स्थिति अभी नहीं बनी है। और जो हमारे देश में वैक्सीन बने वो गुणवत्ता युक्त थी, ये आज पूरे विश्व में सिद्ध हो रहा है। पहले इस पर प्रश्न चिन्ह लगता था, हमारे देश के लोग भी लगाते थे, विदेश के लोग भी लगाते थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई वो गुणवत्ता युक्त थी, ये आज तय हो चुका है। और जहां तक मैं कहूं कि पहली दूसरी लहर में वास्तव में हम बहुत घबराए हुए थे, बहुत लोगों की मौत हुई, लेकिन तीसरी लहर आई और हमारे देश से निकल गई, पता भी नहीं चला। कई लोगों को कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद जब उन लोगों ने टेस्ट कराया तो उनको पता चला कि कोरोना हुआ। तीसरी लहर में हमारे देश में किसी प्रकार की कोई घबराने वाली स्थिति पैदा नहीं हुई। आज भी जब ये चौथी लहर आ भी जाएगी तो मेरे को लगता है कि हमारे देश में जो है ये स्थिति नहीं कि हम किसी प्रकार के घबराएं। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की है, तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा है वो एक सावधानी के बतौर लिखा है कि आप यदि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक देश की बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत भीड़ आ रही है और इस लोकतांत्रिक देश में हम उनको जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते। लेकिन कल दिन वो ये ना कहे कि आपने तो हमको सावधान नहीं किया, कोरोना फैल गया तो आपने हमको बताया नहीं कि भाई इस प्रकार से आप कीजिए। ये एक पत्र के द्वारा उनको सूचित किया गया है कि ये सावधानियां बरतिए और यदि संभव हो सके तो अभी रोक दीजिए, और समय है आप कर सकते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं सकता इस यात्रा को, ये तो तय है इस देश में। अब जहां तक बात है, मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूं, टीएस सिंहदेव जी बहुत सफोगाई के लिए अपने बहुत जाने जाते हैं, ईमानदार नेता हैं, सच बोलने वाले हैं, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि बूस्टर डोज के मामले को लेकर के सरकार की जो आज स्थिति है और जो जगहसाई हो रही है, आप मान सकते हैं कि बूस्टर डोज को लेकर के सरकार जो है वो बहुत लापरवाह बनी रही और आज बूस्टर डोज पड़ी है यहाँ और लगाने वाले
मिल नहीं रहा है या सरकार उस प्रकार का प्रयास नहीं कर रही है जैसा प्रयास करना चाहिए। कोविड को लेकर के मेरे बात में एक ध्यान और यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा जो है कई जिलों के लिए दिया गया। आज भी वो जी ऑक्सीजन प्लांट जो है अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, बन नहीं पाए हैं, जी जबकि कोविड के 1.5 से 2 साल का समय निकल गया है। वो ऑक्सीजन प्लांट जिसका पैसा केंद्र सरकार के ने दिया है वो भी अभी पूरे नहीं बन पाए हैं। तो राज्य सरकार को भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। आज हमारे देश में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी जो है कोरोना को लेकर के पैदा हो चुकी है कि इसके लिए कोई घबराहट न फैले, कोई हम पैनिक ना हो, अपने रोजमर्रे के काम को ना छोड़ें, लेकिन इसको लेकर के सावधान जरूर रहें, सचेत जरूर रहें कि कहीं सावधान रहें, सचेत रहें। ये बात बतौर चिकित्सक विमल चोपड़ा, बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा में बहुत लोग आ रहे हैं। कम से कम इस कोविड के चलते भारतीय जनता पार्टी ये मानने के लिए तो तैयार हुई कि राहुल गांधी की यात्रा में लोग आ रहे हैं। नहीं तो इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इस यात्रा में लोग आ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि हमने तो समय रहते आगाह कर दिया है ताकि भविष्य में ये शिकायत ना रहे कि आपने समय रहते चेताया नहीं था। बहरहाल हम इस चर्चा को वापस अब कोविड पर लेकर आते हैं, राजनीतिक मसलों से बाहर निकलकर। हमारे साथ में एमसी मिश्रा साहब जैसा विशेषज्ञ यहाँ मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस कोविड के संदर्भ में। नया साल का जश्न शुरू हो रहा है मिश्रा साहब, बड़े स्तर पर पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है, दुनिया जहान के लिए लोग निकल चुके हैं, अपने अपने देश को छोड़कर जा चुके हैं। अब ऐसे हालात के बीच में ये नई समस्या, ये नई चुनौती, ये नई सलाहें, इन सबके बीच में आम आदमी करे तो क्या करे, थोड़ा बताइए रविश साहब। हम निकल गए हम तो विदेश के लिए, क्या करें? वहां होटल बुक करा चुके हैं, क्या करें? पार्टी के लिए पैसे दे चुके हैं, दोस्तों को बुला रहे हैं, क्या करें? तो मैं कहता आप ही बताओ ऐसे मसले पे क्या करें। देखिए, मैं आज से 3 वर्ष पहले जाता हूं, जब मार्च 2020 में हमारे एक सहयोगी थे यहीं गुड़गांव में। उस समय तक कोविड का वो स्वरूप सामने नहीं आया था जो बाद में आया। तो उन्होंने मार्च के महीने में एक गेट टुगेदर डिनर रखा था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर इसको स्थगित कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी चर्चा हो रही कोविड वाली। तो उन्होंने मेरी बात मान के वो स्थगित कर दिया था। अभी जैसे सभी लोग ये मान रहे हैं, भारत में वो स्थिति अभी नहीं है कि हम बचाव के उपाय करते हुए पार्टी कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो स्थिति यहाँ बनने में, अगर बनेगी भी तो समय लगेगा उसमें। और फिर जब ऐसा समय आएगा तो मैं समझता हूँ उस समय लोग इस पे जरूर बचाव करेंगे, जो हम लोगों ने किया है पिछले 3 वर्षों में कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, फिर वैक्सीनेशन। तो ये सब तो जो सुझाव है हम लोग सब दे ही रहे हैं। मैं भी कल जैसे बॉम्बे गया था, वहां पे एक हमारा कोर्स था, तो मास्क का प्रयोग मुझे नहीं लगता हम में से किसी भी कोई भी कर रहा था उस समय। हाँ, एयरलाइन में जरूर हम मास्क लगा के बैठे थे। तो मैं समझता हूँ ये बचाव के उपाय हम सब फिर से शुरू कर दें। हम तो हॉस्पिटल में तो मास्क लगा के जाते ही हैं, रोगियों को मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं तो भी मास्क लगा के ही करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में इतनी जागरूकता है, थोड़े आप लोगों के माध्यम से और मिल जाएगी। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों में जागरूकता आए। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, तीसरी प्रोटेक्शन डोज नहीं लगवाई है, वो लोग वो लगवा लें। जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन की तरफ चले जा सकते हैं। आपने जागरूकता की बात की, लोग जरूरत से ज्यादा जागरूक, इसीलिए वैक्सीनेशन को लेकर परेशान है, लगवाए कि ना लगवाए, इधर कुआ उधर खाई। अब खबर आती रहती है कि एक बढ़िया जिम ट्रेनर था, कुर्सी पर बैठे बैठे ही निपट गया। खबर आती है आजकल की बच्चा नाच रहा था, नाचते ही खत्म हो गया। हर तरह से खबर आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? कोई बताता है मेरे हाथ में दर्द है, दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। कब से नहीं हो रहा है? जब से कोविड हुआ तब से नहीं हो रहा है। तो ये जो कोविड के वैक्सीनेशन के साथ में लोगों को लग रहा है मौत उनसे दूर नहीं,
मौत कुछ और करीब आती जा रही है, इसका क्या करें? और इस जागरूकता के सदन में जो बात कर रहे हैं वो वायरल होती है। वो जिम का ट्रेनर कुर्सी पर बैठे बैठे खत्म हो गया। हर व्यक्ति ने अपने घर में देखना चाहा अपनी कुर्सी को कि मेरी कुर्सी पर तो कुछ नहीं हो रहा। तो थोड़ा इसके सदन में बताइए ना, लोग तो इतना डरे हुए हैं इस वैक्सीन से। अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, जो मेरे को अनुभव हुआ है। मैंने जब ट्रायल हो रहा था कोवैक्सीन का तो 2 इंजेक्शन उसके लगवाए। उसके बाद पता लगा वो मेरे को तो प्लेसिबो लगा, वैक्सीन नहीं लगी, तो मैंने फिर 2 इंजेक्शन कोविशील्ड के लगवाए। फिर उसके बाद किसी ने कहा यार वो एंटीबॉडी चेक कराओ, कुछ बना कि नहीं बना। वो चेक कराया और ना कुछ नहीं बना, तो 2 कोवैक्सीन लगवा ली। फिर अमेरिका गए दिसंबर में तो 2 फाइजर भी लगवा ली। 8 इंजेक्शन लग गए हैं, मुझे तो कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा हाथ में। तो ये देखिए, ये जो उस हर चीज को वैक्सीन से जोड़ना ये उचित नहीं है। वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, सेफ है। बाकी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुए, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों में हुए हैं, एल्डरली लोगों में हुए हैं। वो भी क्या वैक्सीन की वजह से हुए कहना मुश्किल है, उसको ये तार को जोड़ना। लेकिन आम तौर से पूरी तौर से हमारे जो टीके हैं वो सुरक्षित हैं, उनसे कोई डरने की बात नहीं है। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं कि 8 तो मिश्रा साहब तो बोल रहे हैं कि आप 2 वैक्सीन से डरे हुए, मैं 8 टीके जो है लेकर बैठा हूँ। 2 को छोड़ भी दे, उनमें केवल पानी था, पर 6 तो वैक्सीन मैंने ली हुई है और अभी भी मेरे साथ कार्यक्रम में वो आराम से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव रोज 100-200 की ओपीडी को निपटाते हैं। उनसे ही पूछने की कोशिश कर देते हैं मिश्रा साहब, लोग कितने डरे हुए हैं इस वैक्सीन को लेकर। क्या वो अपनी चिंताओं में वैक्सीन को लेकर कोई बात कहते हैं, नहीं कहते? और अगर कहते हैं तो इस समस्या से, इस चुनौती से कैसे उभरा जाए कि लोग वैक्सीन से ना डरे बल्कि कोरोना से डरे? यहाँ तो द्वंद्व हो गया है, लोग किससे ज्यादा डर रहे हैं? कोरोना से डर रहे हैं या कोरोना की वैक्सीन से डर रहे हैं? तो थोड़ा बताइए ना स्मिथ जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो मरीज आते हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, और नहीं लेने का एक बड़ा कारण इनको यही लगता है कि इससे जो है खून के थक्के बन जाते हैं और ब्लॉकेज हो जाता है, और ये इस तरह की भ्रांति से ग्रसित रहते हैं। उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि, क्योंकि जैसे ये छोटी छोटी एनेक्डोटल न्यूज जो आती है, जैसे आपने बताया कि कुर्सी में जिम ट्रेनर बैठा था, ये उनके मनस्पटल पे जो है ज्यादा प्रभाव डालती है, बनिस्बत ये नहीं देखते कि उसके अलावा जो है लाखों वैक्सीन लगी है और लाखों लोग सुरक्षित रहे। वो जो इक्के दुक्के ऐसी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिनके पीछे हो सकता है वैक्सीन कारण, हो सकता है कोई और कारण, लेकिन वो उनके मनस्पटल पे जो है ज्यादा प्रभाव रखती है और उनको ये लगता है कि नहीं, और सबको ये लगता है कि बड़ी तेजी से मतलब वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, बड़ा त्वरित जो है वो तैयारी की गई है, तो ये सही होंगी नहीं होंगी, और ये डाउट जो है शायद अब मीडिया और सोशल मीडिया भी इतने ज्यादा हो गए कि सबको उन डिस्कशंस में जो शायद पहले वैक्सीन डेवलपमेंट में वैज्ञानिकों के बीच में होता था, वो शायद अब पब्लिक में होने लग गया है। वैज्ञानिकों के पास में वो समझ तो होती है कि उस डिस्कशन को समझ सके, पब्लिक के पास में वो समझ नहीं होती, लेकिन भय जो है वो पूरी तरह से कोविड के संदर्भ में पूरी जनता उदाहरती हुई जा रही है और अपने अपने निष्कर्ष देने की कोशिश कर रही है। शायद ये चुनौती है। लेकिन मैं एक मसले पर और राय लेना चाहूंगा, इसके बाद मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब के पास चलूंगा और कार्यक्रम का समापन हम डॉक्टर विमल चोपड़ा से करेंगे। इसमें जी जो आपसे समझने की बात है इस मसले पर वो ये है, इस समय बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हमारे बीच में हैं जो आफ्टर कोविड इफेक्ट की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोविड हुआ था और कोविड के बाद वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जिसका इलाज नहीं निकल रहा है। कोई अपने कंधे के दर्द से परेशान है, कोई अपने सिर के दर्द से परेशान है, कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, और इसके संदर्भ में कारण यही बता रहे हैं वो कोविड। ये कितनी सच्चाई है? बहुत ज्यादा सच्चाई तो नहीं है। लॉन्ग कोविड एक जरूर नोन फैक्ट है, और लॉन्ग कोविड लेकिन इतना कॉमन भी नहीं है, और इस तरह की जो है घटनाएं या इस तरह की जो कंप्लेंट्स है लोगों की, वो लॉन्ग कोविड सभी को हो ऐसा नहीं है। ये मैं इसको मजाक के रूप में कहता हूं कि पहले जो है फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन पे हर चीज ब्लेम की जाती थी,
जो भी हुआ उन्होंने मेरी नसबंदी की और नसबंदी के कारण से जो है मैं कमजोर हो गया, आंखें कमजोर हो गई, यही हो गया। अब ये उसको रिप्लेस कर दिया है कि वैक्सीन लगवाई है, और वैक्सीन लगवाने के बाद में जो है व्यापार में घाटा हो गया और जो है कमजोरी आ गई या कंधे में दर्द शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें श्रीवास्तव का कहना है कि आपकी बीमारी का और कोविड का इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं है। पर मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब, आपके साथ मेरी बातचीत के विषय थोड़े दूसरे रहते हैं। पहले मैं बात कर रहा था सावधानियों के संदर्भ में, अब डॉक्टरों के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। देश को बड़ी शिकायत रही, एक वर्ग ऐसा रहा जो मानता है कि डॉक्टरों ने कोविड काल में बड़ी सेवा की, वहीं दूसरी तरफ देश में एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर नाराजगी रखता है कि डॉक्टरों ने इस आपदा को अवसर के तौर पर देखा और बड़े स्तर पर मुनाफा कूटा। जिन अस्पतालों में कमरा 1000 और 2000 रुपए में मिलता था, उसके 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए लेने में डॉक्टरों ने, नर्सिंग होम के संचालकों ने संकोच नहीं किया। इलाज के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि दवाइयों का अता पता नहीं था। कुछ विटामिन की गोलियों के एवज में भी लोगों को भारी भरकम बिल थमा दिए गए। आपसे जानना ये चाहूंगा डॉक्टर अनिल गोयल जी, आप चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था के प्रतिनिधि हैं, देशवासी ऐसी किसी परेशानी से बच सके, क्या इसके संदर्भ में कोई पहल की उम्मीद आपके संगठन से कर सकते हैं? आप देश की सरकार के साथ खतो किताबत करते हैं, अपने सदस्यों के संदर्भ में इस बात को लेकर कोई बात, कोई संवाद, कोई मुहिम, कोई आग्रह, कोई अपील उम्मीद करें? देखिए, पहले तो मैं जो ये आपने चर्चा किया कि बहुत सारी जगह बहुत सारे बिल अनाप शनाप बने, मैं इस बात को, ये कुछ जगह को छोड़कर बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर्स ने अपनी जान दी। 4000 डॉक्टर्स की जानें गई दोनों कोविड वेव के दौरान। वो इसलिए गई कि वो दिन रात लगे रहे सेवा करने में। और फर्स्ट वेव में तो ये था कि पीपीई किट और ऐसी भी सुविधा नहीं थी, जिसके कारण उनकी बीमारी और बढ़ी, अगर उनको कोविड हुआ, और सेकेंड वेव में और ज्यादा डेथ हुई। तो ये कहना तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी कि आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत ज्यादा किया। कुछ जगह हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ 90-95% जगह में ठीक हुआ भी है कि केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकारों के माध्यम से कोविड के रेट फिक्स कर दिए गए थे, 10,000, 15,000 और 18,000। ये भी आपको पता है, उसमें सारा चीज कोविड का जितना भी पैकेज था वो शामिल था, इंक्लूडिंग टेस्ट, इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। तो मुझे लगता है कि वो बात कहना एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा, हम इसमें क्या अभी आप कर रहे हैं, मैं IMA की तरफ से ये बोलता हूँ कि सर्विलेंस तुरंत हमें बढ़ाना चाहिए हमको। जैसे कि केंद्र सरकार ने बहुत तेजी से जीनोम सीक्वेंसिंग के ऑर्डर किए हैं, केंद्र सरकार ने जो अलर्ट मोड पर आई है, इस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ये हम अब एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, और उस अलर्ट मोड में ये भी है कि आप जहां भी पैसे का कोई विषय है, तो जो सरकार के नियम कानून से फिक्स रेट्स हैं वही आप चार्ज करेंगे और कुछ चार्ज नहीं करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं हमारी डॉक्टर्स की, जहां हम फ्री टेस्टिंग और फ्री इलाज भी करते हैं। तो हमारी तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोताही है कि मरीज अगर बढ़ते हैं तो उनके इलाज के लिए उनसे पैसा ज्यादा लिया जाए। ये हम लोगों की कोई ऐसी सलाह नहीं है, हम लोग बल्कि और सलाह दे रहे हैं कि आप कोविड के रेट से ही रेट लेंगे। और तो कुल मिलाकर डॉक्टर अनिल गोयल साहब 3 बातें कह रहे हैं। एक तो वो इस बात से इनकार करते हैं अपनी संस्था की ओर से कि डॉक्टरों ने कोई बड़े स्तर पर पैसे कूटे। उनका कहना है कि अपवाद स्वरूप कहीं कोई बात होती है, पर मूलतः चिकित्सा जगत ने सेवा भावना से ही कोविड काल के दौरान काम किया, और हमने तो अपने 4000 सदस्यों को इस सेवा कार्य के दौरान खो दिया। अर्थात 4000 डॉक्टरों की अकाल मौत 2 लहर के बीच में हुई। दूसरी बात उनका आग्रह है कि सरकार को अलर्ट मोड पर लगातार बने रहना चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और जीनोम सीक्वेंसिंग के संदर्भ में भी बात बढ़नी चाहिए। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि वो अपने डॉक्टर्स के संदर्भ में कोशिश करेंगे कि सेवा की ये भावना आगे भी बरकरार रहे। इस दिशा में जो कुछ भी करने की जरूरत है वो उनकी संस्था जारी रखेगी। अब मैं आखिरी बातचीत के लिए विमल चोपड़ा जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर विमल चोपड़ा जितने लोकप्रिय नेता हैं, उतने ही लोकप्रिय चिकित्सक भी। कोई महासमुंद में उनके दवाखाने पर जाकर देखे, जितनी लंबी लाइन लगी हुई दिखती है, ऐसा लगता है कि वोट आज ही गिरने वाले हैं। पर मैं जानना ये चाहता हूँ डॉक्टर विमल चोपड़ा कि ये कोविड के अंतर्गत लोगों को वैक्सीन के लिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती रही।
हमने वो दृश्य अपने चैनल पर दिखाई जिसमें कि वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंची और लोग घर छोड़ के भाग गए, गांव छोड़कर भाग गए। आपसे जानना चाहता हूँ कि इस चीज से उभरने के लिए आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? और अब बूस्टर डोज के संदर्भ में आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही। ये हालात केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में है। पीएस सिंह साहब ने बताया था कि हमने जब कहा कि हमारे यहाँ वैक्सीन है, दूसरी जगह दे दीजिए, तो पत्र आया कि बाकी सब जगह भी ये हालत है। और बाकी सब जगह इस हालात का मतलब है कि आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो ये देश के संदर्भ में बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौती है वैक्सीनेशन। थोड़ा अपना अनुभव साझा कीजिए ना, कैसे उभरते हैं इससे? अब बात आपसे चिकित्सक के तौर पे कर रहे हैं, भाजपा नेता के तौर पे नहीं कर रहे चोपड़ा साहब। नहीं, चिकित्सक के तौर पे तो जो आईएमए के सचिव महोदय ने बताया कि आईएमए के माध्यम से या अपने माध्यम से व्यक्तिगत रूप से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो कोविड के काल के दौरान जो है, हम लोगों ने सिर्फ वही जो स्मार्ट कार्ड में या आयुष्मान भारत में रेट है, उससे भी कम में हम लोगों ने काम किया और लोगों की सेवा की। अब ये ठीक है कि समाज का जो चरित्र है वही चिकित्सा क्षेत्र में भी झलकेगा। लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है, और एक राजनीतिक नेता के रूप में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चिकित्सक के रूप में तो जो काम करना था वो हम लोगों ने मेहनत की, इलाज किया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन जहां तक हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों ने वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कई गांवों में सभाएं की, पॉम्पलेट का वितरण किया कि वैक्सीन को लेकर के जो भ्रम फैल रहा था उसको भी दूर करने का प्रयास किया। हेल्थ वॉलंटियर्स के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक संगठन बनाया जो कोविड काल में सेवा कार्य से लेते हुए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करते रहा। और ऐसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 10 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स जो हैं वो काम करते रहे। और छत्तीसगढ़ में भी ये काम किया गया, कई अस्पताल भी खोले गए जहां हमारे चिकित्सकों ने, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने सेवाएं दी। और इस प्रकार से अरे विमल चोपड़ा जी, आपने भाजपा के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संवेदनशील राजनीतिक दल होने के नाते जो काम किया वो तो आपने विस्तार से बता दिया। मूल मुद्दे पर वापस लाता, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन के लिए राजी करना बड़ी चुनौती है। थोड़ा आप अपना अनुभव साझा करेंगे कि क्या वो तरीका जिसके चलते ग्रामीण हमारे जो है वो वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए तैयार हो पाए? इस पर कुछ बात कहना चाहेंगे आप विमल जी? नहीं, देखिए, ये आज 2 डोज जो है वो हमारी आबादी के बहुत बड़े लोगों ने लिया। तो ऐसा वो जो भ्रम है कि वैक्सीन को लेकर के, वो तो लगभग टूट गया है मेरे को लगता है। यदि हमारी 99% आबादी 2 डोज ले चुकी है तो बूस्टर डोज के बारे में उनके मन में भ्रम नहीं है। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि भय बिनु होत न प्रीत, मामला शांत हो गया, लोगों को लगने लगा अब कुछ नहीं है। सरकार भी थोड़ा सा उससे सुस्त हुई कि इसमें अब प्रचार प्रसार की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा तंत्र कोई है तो वो सरकार के पास है, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन सरकारी तंत्र जो है वो बहुत विशाल है। तो एक बार यदि सरकार प्रयास करे कि लगवा लीजिए आप, तो अब वो भ्रम की स्थिति कि हम टीका नहीं लगाएंगे, मेरे को लगता है ये भ्रम की स्थिति तो लगभग टूट तो डॉक्टर चुकी विमल है। चोपड़ा सीधे इस निष्कर्ष पर हैं कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम तो 2 डोज लगवाने के दौरान दूर कर दिया गया, पर बूस्टर डोज के संदर्भ में लोग इसलिए ज्यादा उत्सुक नहीं हुए क्योंकि सबको लगा कि अब खत्म हो रहा है तो क्यों लगवाएं। तो इसलिए एक नए सिरे से मुहिम चलाने की जरूरत है, और उस मुहिम के माध्यम से अगर काम किया जाएगा तो लोग बूस्टर डोज लगवा लेंगे, इस उम्मीद के साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा। बहरहाल अब मुझे कार्यक्रम खत्म करना है, तो कार्यक्रम खत्म करने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, आने वाले समय की आहट को लेकर मैं चाहता हूं कि सीधे आप हमारे दर्शकों से बात करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे बतौर चिकित्सक आप हमारे दर्शकों से इस आने वाले समय की आहट को सुनने के लिए और उस आहट के साथ सचेत रहने के लिए? आपकी बात सीधे जनता के साथ। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे, देश के सभी नागरिकों से, उसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूं और जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ हैं सबको शामिल करता हूं, उसमें सम्मिलित करता हूं आपको भी, कि हम कोविड था, कोविड है, कोविड रहेगा। वायरल इन्फेक्शंस थे, वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस रहेंगे हमारे बीच में।
हमें उनके बीच में अपना बचाव करते हुए किस तरह से रहना है, ये सबने इस बात को बताया। डॉक्टर स्मिथ ने भी बताया, डॉक्टर अनिल गोयल ने भी बताया, डॉक्टर विमल ने भी बताया, सिंहदेव साहब ने भी बहुत अच्छे से समझाया, आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। मास्क का प्रयोग, और मैं कोविड में भी आपके माध्यम से भी मैंने कहा बहुत बार, मास्क केवल संक्रमण के लिए न भी लगाएं आप, उससे हमारा प्रदूषण से भी बचाव होता है। और आज जिस प्रकार से पल्मोनरी लंग के फेफड़ों की जो बीमारियां हैं उसमें कैंसर भी शामिल है, जिसमें प्रदूषण बहुत बड़ा योगदान करता है कैंसर, लंग का कैंसर करने में। तो आपको प्रदूषण से भी बचाव होगा। और अभी एक शोध आया है जिसमें सर्दियां आ गई हैं, जहां पे भी ठंड पड़ रही है, वो कहते हैं जब सर्दी में अगर हम मास्क लगा लें तो जो हमारी श्वास लेते हैं वो थोड़ी गर्म हो जाती है शरीर के हिसाब से, तो हमारी जो नेजल मिकोजा है, नाक के अंदर की जो लेयर है, थ्रोट की जो लेयर है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसमें जो सेल होते हैं वो ठंड की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर हम मास्क लगा के रखें तो वो प्रतिरोधक क्षमता उस मिकोजा की बनी रहती है। ये अभी अभी एक शोध आया है। तो मास्क, उन्होंने उसमें यही मास्क के लिए ही उन्होंने आर्गुमेंट किया था कि मास्क इसलिए भी लगाया जा सकता है कि आपको जो नेजल मिकोसा जो प्रोटेक्शन करती है, वायरस तो यहीं से एंटर करता है, तो अगर इम्यूनिटी हमारी मिकोजा में होगी तो वायरस को वहीं वो न्यूट्रलाइज करने का उसमें क्षमता ज्यादा होगी। तो संक्रमण होगा भी तो कम गंभीरता का होगा, कम तीव्रता का होगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी हम लोग कहते आए हैं पिछले 3 वर्षों में, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वो तो अपनी जगह है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार, ये सबसे बड़ा हमारे पास और सबसे सस्ता इसका विकल्प है कोविड से और किसी भी संक्रमण से बचने का, प्रदूषण से बचने का। तो कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत को अगर मर पे ले जाए तो 2 बात समझ में आती है। एक कि दुनिया के संदर्भ में स्थितियां चुनौतीपूर्ण है, पर भारत इस चुनौती से बचा रह सकता है अगर सरकार के साथ साथ हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। 2 आग्रह हमारा पैनल कर रहा है। एक, बूस्टर डोज के संदर्भ में कि आपने वैक्सीन लगवाई, बहुत अच्छा किया, वैक्सीन के दोनों डोज लिए, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि अब आप बूस्टर डोज भी लगवा लें ताकि आने वाले खतरे से आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए। और दूसरी महत्वपूर्ण जो सलाह इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है वो ये है कि आप मास्क को अपनी आदत बनाकर रखें। अगर आप मास्क पहने रहेंगे तो आप इस संक्रमण की तीव्रता को हर हाल घटा पाने में कामयाब रहेंगे। और संक्रमण अगर कमतर रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, और दोनों सुरक्षित रहेंगे तो समाज और देश भी सुरक्षित रह जाएगा। उम्मीद है कि इस चर्चा के निष्कर्षों के साथ हमारे तमाम दर्शक जुड़ेंगे और उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस संवेदनशील चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन हालात को ही समर्पित है। हमारा आज का शेर कुछ इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरह। हफीज जौनपुरी ने क्या कमाल की बात कही थी। इस संक्रमण के दौर में, इस चुनौती के दौर में हम में से हर एक का दायित्व है कि हम अपने साथी के लिए मदद के संदर्भ में मुंह न चुराएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय की जिस चुनौती की ओर दुनिया इशारा कर रही है, यह देश उस चुनौती का मुकाबला दमदारी से मिलजुल कर करेगा। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए